कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपको अपने इत्तेहाद के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना है। उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर इंशाअल्लाह ताला इस इंतखाबात में हिस्सा भी लेगी। और जैसा कि हमारे सदर जनाब शौकत साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 100 असेंबली सीट पर चुनाव या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। और मैं जनाब शौकत साहब को इस बात की इजाजत देता हूं कि वो मुख्तलिफ जो दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं उन तमाम से बात करें। और मैंने पहले ही जमात ने इस बात का फैसला ले लिया था कि अगर कोई हमसे अलायंस या इत्तेहाद या गठबंधन करने के लिए तैयार है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे भी खुले हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि मजलिस के साथ कौन सी सियासी पार्टी आएगी या नहीं आएगी, मगर ये बात तयशुदा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलेक्शन में लड़ेगी। और जो मजलिस के मुखालिफीन ये समझ रहे हैं कि मजलिस का मौक़िफ़ 5 साल पहले जैसा था वैसा है, तो मैं इन मुखालिफीन मजलिस को बताना चाहूँगा कि 5 साल एक लंबा अरसा होता है एक सियासी पार्टी की जिंदगी में। हमारे जिम्मेदारों ने उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया, जमीनी सतह पर संगठन को मजबूत किया और पहले से ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में ताकतवर मौक़िफ़ रखती है। और ये नजर आ जाएगा जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आएगी, इन तमाम लोगों को जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं और मैं अपनी हर तकरीर में इस बात को कहता हूं, दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत को अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, ना जितने यहाँ पर मंच पर डाइस पर शयनशीन पर जो मजलिस के जिम्मेदार बैठे हैं वो अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए आपके दरमियान में आकर तकारीर नहीं कर रहे। हमारा यहाँ पर आना, हमारा इस विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ना, एक ही हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका हिस्सा मिले। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमको अपना हिस्सा हासिल करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की 19% आबादी है और इस 19% आबादी को ये जरूरी है कि वो अपनी लीडरशिप को बनाए। लड़ाई हिस्सेदारी की है, लड़ाई समझौते की नहीं है, लड़ाई अपने मफादात को बेचने की नहीं है, बल्कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। लड़ाई मुसलमानों के हक की लड़ाई है, लड़ाई मुस्लिम वोटों को बेचने की नहीं है। जो बरसों से मुस्लिम वोट को बेच रहे हैं, मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज यहां पर सीसामाऊ की विधानसभा के उन तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर समाज ने अपनी एक लीडरशिप को बना ली। अगर यादव समाज है तो यादव समाज समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से वाबस्ता हो चुका है। यादव समाज का उत्तर प्रदेश में 9% के करीब उनकी आबादी है।
मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अखिलेश यादव को बना दिया। आप वहीं पर चले जाइए, बहुजन समाज जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के हर थाने में कम से कम 2 ऑफिसर्स यादव समाज के तकर्रुर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो ठेकेदार में अगर सबसे बड़ा काम किसी को मिलता तो यादव बरादरी के लोगों को मिलता। ये बात बिल्कुल सच है कि आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मगर आज उत्तर प्रदेश के अगर आप पुलिस स्टेशन और थानों में जाएंगे तो कम से कम 2-2 ठाकुर ऑफिसर आपको मिल जाएंगे, इसलिए कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है मगर राज ठाकुरों का है, नाम योगी है मगर दिल से ठाकुर है, इसीलिए तमाम ठाकुरों का तकर्रुर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की हकीकत यह भी है, अगर ब्राह्मण है 6 या 7% है मगर मुत्तहिद है और अपने वोट की अहमियत को और अपने वोट की ताकत के जरिए अपने समाज की ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, तो मां और बेटी लड़ रहे हैं कि कुर्मी का लीडर कौन है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्री बनाया। आगरा के अतराफ में फिरोजाबाद में बाघेल है तो बाघेलों ने बाघेल को अपना नेता बनाया, तो उत्तर प्रधानमंत्री ने बाघेल साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जाट है तो जाटों ने तय कर लिया कि अखिलेश से अलायंस करेंगे, और जाट कितने फीसद है? क्या 19% है? नहीं है, मगर आज जाट ये कह रहा है कि अखिलेश से अलायंस हो गया तो शायद हमारा आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसे तमाम जात और बरादरियों का नाम ले सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खुलकर कह रहा हूं, मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी फितरत में ये नहीं है कि मैं अल्फाज चाप कर अपना पैगाम दूं, बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ अल्लाह से डरकर आपके सामने हकीकत को बयान किया, और आज आपसे कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी तादाद के ऊपर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बात से तकलीफ में है कि सिर्फ 4% के करीब 3% बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते हैं। तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर तुमको शिकायत है नाइंसाफी की, अगर तुमको इस बात की तकलीफ है कि कानपुर में तुमने तारीख साज CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े, बताओ अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती तो क्या इस तरह का कोई जुर्म तुमसे कर पाता? एक और मिसाल आपको दे रहा हूं, एक और मिसाल आपको दे रहा हूं। यही कानपुर के गुप्ता साहब गोरखपुर की पुलिस ने उनको मार दिया, गुप्ता साहब की मौत हो गई। CAA का कानून के खिलाफ तुमने एहतजाज किया, पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमान मर गए।
बल्कि इसी साल अफसर नामी मैकेनिक को कानपुर में उसकी दुकान के सामने शराब में धुत लोगों ने उसकी दुकान के सामने पेशाब किया, तो अफसर ने कहा मत पेशाब करो, तो सालिमों ने अफसर पर गाड़ी चलाकर उसको मार दिया। गुप्ता साहब का गोरखपुर की पुलिस मारती है, तो गुप्ता से मोहब्बत इतनी है अखिलेश को और योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश योगी और दोनों मिलकर अखिलेश गुप्ता साहब के परिवार के पास जाकर मिलते हैं और मिलकर गुप्ता साहब की बेवा को 21 लाख का चेक देते हैं। योगी आदित्यनाथ गुप्ता परिवार से मिलकर 51 लाख का चेक देते हैं और एक सरकारी नौकरी देते हैं। बताओ कितने गुप्ताओं का आबादी में तनासुब है, कितने गुप्ताओं का वोटर लिस्ट में नाम है। तुम 19% हो मुसलमानों, तुम्हारे खून की अहमियत नहीं है, याद रखो। तुम्हारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, और तुम खाली नहीं मारोगे, तुम जोश और जज्बे के साथ होश के साथ फैसला लोगे। अगर गुप्ता पुलिस की गोली से या पुलिस के जुर्म से मरा तो फिर CAA में भी मरने वाले थे। काशगंज में अल्ताफ मारा गया, उन्नाव में फैसल मारा गया। बताओ इनकी मौत पर कौन रोएगा, कौन रोएगा इनकी मौत पर? पैसे देना तो दूर की बात, ये समाजवादी हो या बीजेपी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए फिक्रमंद नहीं होते, आंसू भी नहीं आते इनकी आंख में। गुप्ता मरता है तो 21 लाख का चेक अखिलेश देते हैं, मुख्यमंत्री 51 लाख का चेक देते हैं। बताओ काशगंज का अल्ताफ जिसकी मौत का एक मजाक बना दिया गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस के लोगों ने उसको फांसी देकर मार दिया। उन्नाव का फैसल बच्चा जो तरकारी बेचता था 16 साल का, कितनों ने पैसे दिए? इंसान की जिंदगी पैसों से नहीं तोली जा सकती, मगर बता रहा हूं, जब एक इंसान मरता है जो मुसलमान नहीं है तो उसकी जान की कीमत है, और जब मुसलमान मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पानी की कीमत है, मगर मुसलमान के खून की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने, मुसलमानों ने अपने दिलों में इस बात को बिठा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे 100 अल्ताफ मर जाए, ऐसे 100 अफसर मर जाए, मगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ आप? ये कौन सी सोच है आपकी कि मजलिस इलेक्शन लड़ती है तो कहा जाता है मजलिस के ताल्लुक से कि वोट काटने आए? क्या पार्लियामेंट का इलेक्शन मजलिस लड़ी? अखिलेश और बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस किया, 75% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के वोट दिया, तब भी समाजवादी और बहुजन सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल कर सके। कांग्रेस के राहुल गांधी अमेठी से हार गए, क्या असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गया? नहीं गया। तो फिर किस बुनियाद पर? और ये दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए दल्लालों से कह रहा हूं, दल्लो याद रखो, जो तुम बार बार मुस्लिम वोट कहां जाएगा, मुस्लिम वोट कहां जाएगा, तुम कभी ने प्रोग्राम किया कि हिंदू वोट क्यों जा रहा है बीजेपी को? तुमने कभी पूछा कि यादव क्यों वोट डाल रहा है बीजेपी को? तुमने कभी कहा कि ठाकुर क्यों डाल रहा है, ब्राह्मण क्यों डाल रहा है, बनिया क्यों डाल रहा है, पासी क्यों डाल रहा है, वाल्मीकि क्यों डाल रहा है, जीवर क्यों डाल रहा है, जाट क्यों डाल रहा है? मगर इन तमाम को फिक्र है मुसलमान कहां जाएगा। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या आप कैदी हैं इन लोगों के? क्या अल्लाह ने आपको सोचने का सलीका नहीं दिया? क्या आप अपना फैसला नहीं कर सकते? तो फिर करिए
फैसला अपना, खुल कर करिए अपना फैसला। डर कर मत करो मेरे भाई, डर डर कर कितनी जिंदगी गुजारोगे। मौत एक मर्तबा आएगी जरूर, एक मर्तबा मौत आएगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मगर जो जिंदा रहना चाहता है, मैं उनसे कह रहा हूं तुमको जिंदा रहना है, 1,00,000 मर्तबा से ज्यादा जिंदा रहना है। मौत आएगी जरूर, मगर क्या तुम रुक जाइए। हाँ अभी सुनो, अभी खाली नारे मार के तुम लोग खुश होते हो, वोट भी डालो। सुनिए, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हर बार आकर कहेंगे ये जीतेगा वो हारेगा, अरे कि हम ठेका लेकर बैठे हैं किसी की जीत और हार का। आपने नहीं देखा कि कैसे यहां पर हमारे बड़े भाई अतीक साहब की, हमारी बहन उनकी बेगम जब वो अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो उनकी आवाज में जज्बाती हो गई हमारी बहन। अतीक अहमद जेल में है, आजम खान जेल में है। मैंने आज से 3 दिन पहले पार्लियामेंट की तकरीर उठाकर देख लो कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के डायरेक्टर्स की मियाद में इजाफा किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने आप तमाम की तरफ से खड़े होकर पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा किया, ये सीबीआई किस काम की है। जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट में पूछा कि बताओ क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की, किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई, तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को उसको शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने हिला दिया, रूल ऑफ लॉ को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में कहा था अपने जजमेंट में, डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद इज एन एग्रेरियस एक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट कहा था। आप कोई नहीं बोलते। हमने पूछा पार्लियामेंट में, मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, सीबीआई का या जो भी पुलिस ने मुकदमा किया, कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ? तो मालूम हुआ कि सीबीआई, नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का तुम लोग। आजम खान जेल में क्यों है बताओ? क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी।
हम लोगों को। जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मजलिस के एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल का बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। जब हर समाज का लीडर है तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम वक़ार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? क्या सीसामाओ से मजलिस का उम्मीदवार क्यों नहीं कामयाब हो सकता इंशाअल्लाह ताला? क्या हम बीजेपी को नहीं रोक सकते? CAA का कानून अगर आज भारत में रुका हुआ है, अमित शाह और मोदी परेशान है CAA कानून पर, तो भारत के मुसलमानों के एहतजाज की वजह से डरे हुए हैं। ये इन सियासी पार्टियों ने क्या किया? समाजवादी ने, कांग्रेस ने, हमने अपना खून बहाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे का हाथ कट गया, जामे मिलिया में बच्चे की आग चले गई, लाठियां बरसाना पड़ा, दिल्ली के फसादात में हमारे घरों को जला दिया गया, 19 मसाजिद को नुकसान या जला दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? हमने एहतजाज किया, जमहूरी तरीके से एहतजाज किया तो मोदी और अमित शाह डर गए। जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। तुम जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तुम जंग से पहले नतीजे की फिक्र मत करो। 60-65 साल हो चुके हैं, तुमने क्या हासिल किया बताओ? 19% की आबादी, 28% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान। अतीक अहमद के भी औलाद है, बड़ा बेटा गायब है। एक बहन हमारी तकलीफ से अपने शौहर की खत को पढ़ रही है। गुजरात की जेल में अतीक अहमद को रख दिया गया। हम अहमदाबाद गया, मैं मिलना चाहता था अतीक साहब से, तो गुजरात की सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि ओवैसी नहीं मिल सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी को खत्म करना है। अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे कि कैसा होगा, क्या होगा, याद रखो, शैतान हर नेक काम करने से पहले इंसान को डराता है। शैतान और नफ्स एक मुसलमान से कहता है कि मत कर ये नेक काम, आप सोच लो, अगर आप सुबह उठेंगे कि मैं नेक काम करूंगा, शैतान बोलेगा ये करेगा तो पैसों का खर्चा होगा। तुम नेक काम करोगे तो नफ्स बोलेगा अरे बाद में किया जा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के खास तौर से गयूर मुस्लिम नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई है। मैं अपनी लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी जवानी को बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब मैं नहीं रहूंगा, मैं कब्र में रहूंगा,
तुम जोश में रहो, तुम्हारा राज रहे, तुम्हारी क़ियादत रहे, तुम्हारी आवाज रहे, तुम्हारी इज्जत बहाल हो जाए। नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है। अगर आज मजलिस लड़ रही है तो ये नौजवानों को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजी का एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, जिसका मतलब यह है कि अगर बाप इतना कमाता था तो बेटा बाप से ज्यादा आमदनी है। अगर बाप इतना पढ़ा था या मां इतनी पढ़ी थी तो बेटा और बेटी अपने मां और बाप से ज्यादा पढ़ेंगे। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, भारत में दलितों का, हमारे हिंदू भाइयों का, ईसाई भाइयों का, सिख भाइयों का, अगर उनके वालिद मिसाल के तौर पर साल में अगर 5 लाख कमाते थे तो उनका बेटा उनके वालिद से, उनके पिताजी से ज्यादा कमाता है। अगर उनके वालिद इंटर पास थे, 12वीं पास थे, तो बेटा ग्रेजुएट है। कौन सी कौम है, कौन सी कौम है जो अपने बाप से भी ज्यादा नहीं बढ़ सकी? तो मुसलमान। ये डेटा है इसका रिकॉर्ड है मुसलमानों। मैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान कर रहा हूं, और अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आओ बैठो। तुम 5 मिनट मेरे आदद और शुमार का जवाब नहीं दे पाओगे। ये इंटर जनरेशन मोबिलिटी मुसलमानों में कम हो गई, तालीम के मैदान में, आमदनी के मैदान में। और हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जरूर हराओ, मगर तुम मरकर कैसे हराओगे बीजेपी को? तुम जिंदा रहेंगे तो बीजेपी को हराओगे ना। तुम हमेशा अपने तमाम ख्वाबों को, अपनी उम्मीदों को, अपने बच्चों के रोजगार को, अपने बच्चों के तालीम को, तुम उसको खबर बना देते हो, बर्बाद कर देते हो। क्योंकि ये जानते हैं, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग, कि मुसलमान को सिर्फ डराओ बीजेपी से। बताओ कानपुर के मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरते या मोदी से डरते? बताओ। तुम योगी से डरते या अल्लाह से डरते? बताओ। तुम क्या अखिलेश से मोहब्बत करते या अल्लाह से मोहब्बत करते? बताओ। तो फिर मोहब्बत और डर जब तुम खुलकर कह रहे हो तो करो मोहब्बत अब्बुल आलमीन से, जो हमारे मुकद्दरों का फैसला करने वाला। और याद रखो, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाओगे तो अल्लाह की तरफ से नुसरत भी आएगी। तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम एक कदम आगे बढ़ो, खुदरत तुम्हारे कदमों में लाकर कामयाबी को रख देगी। कब तक तुम कदम बढ़ाओगे इन जालिमों की तरफ जिनको तुमने सत्ता दी, इख्तिदार दिया? बताओ, मुसलमानों को क्या मिला? खैरात मिली, खैरात मिली मुसलमानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सियासत है, और सियासत में आपको अपने वोट की अहमियत को जानना पड़ेगा। डर की बुनियाद पर वोट मत दो, डर की बुनियाद पर वोट देने की जरूरत नहीं है। बताओ, आज अगर भारत में बीजेपी के पास 300 से ज्यादा एमपी है तो आपको मालूम कि सिर्फ भारत के 6% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, बाकी के तमाम ने ओवैसी को नहीं दिया, इन लोगों को वोट दिया, इन लोगों को वोट दिया। तब भी मगर कौन जीत रहा है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने घर में चिराग जलाओ, पहले अपने घर को आबाद करो, अपनी एक सियासी कुव्वत को पैदा करो, अपनी एक क़ियादत को बनाओ। ये इन बातों पर आपको गौर करना है। इंशाअल्लाह ताला यहां से मजलिस का उम्मीदवार होगा। कितने मर्तबा
यहां विधानसभा के इस असेंबली हलके की आवाम ने सोलंकी परिवार के कितने 4 लोगों के मिले बनाए, कितने बार, क्या मिला, क्या मिला? अब भी आके बोलेंगे ओवैसी की बात में मत आओ, बीजेपी आ जाएगी। आप ये बात सुनिए, हम बचपन में सुनते थे हमारे घर में कि सो जाओ वरना शेर आ जाएगा। अब ये कब तक कहानी सुनाओगे हमको सोलंकी? शेर आ चुका है, जाग चुका है, ये तमाम शेर बन चुके हैं। बीजेपी का डर किसी और को दिखाओ। 7 साल से मोदी प्रधानमंत्री है और अखिलेश की कैबिनेट का सबसे बड़ा मुस्लिम मंत्री जेल में है और अखिलेश को मोदी कुछ नहीं करते। कौन बी टीम है? अब कौन मिला रहा है? सरकार तुम्हारी थी, तुमने बहुत से काम किए, तुमने दूध भी घर लेकर चले गए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, सबको खा लिया तुमने, मगर जेल में आजम है और कोई सीबीआई इंक्वायरी इन पर नहीं है। मोदी जी, आपका अखिलेश का क्या रिश्ता है? ये हम समझ सकते हैं कि मोदी और आजम का रिश्ता बड़ा दूर का नहीं है, मगर अखिलेश से इतनी मोहब्बत क्यों है मोदी जी? हम इलेक्शन लड़ रहे तो वोट काटने आ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 2019 में पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की मौजूदगी में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। मुलायम सिंह बोलेंगे तो बड़ा काम, और वैसी गरीब मुसलमानों की हक की बात करेगा, वोट काटने आया हूं। आपके घर में शादी है, मोदी आते हैं, मगर हम मुसलमान को नेता बनाना चाहते हैं तो आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका दोहरा चेहरा आपको देखना है। कोई अलायंस करे या ना करे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं एक दीवाना हूं, मैं मन चलाऊं, मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके अपना काम करता हूं। मुझे कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये हमारे लिए काफी है। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, ये तमाम नाम निहाद पार्टियां क्या करेंगी? आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने अज़म को बुलंद रखो और ये गैर यकीनी कैफियत अपने दिमाग में आने मत दीजिए। ये आप कल तक कह सकते थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज मजलिस आपके दरमियान में क्या किया? यहां के समाजवादी के विधायक ने कुछ काम नहीं। क्या जीतते हैं? मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं और बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या तू मुझसे बड़ा मुसलमान है? हाँ? हमसे बड़ा हो गया तू? मुसलमान का नाम लेते हैं और जब CAA का प्रोटेस्ट चलता है तो गायब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट की अहमियत को समझिए। और रहा सवाल बीजेपी की हुकूमत का, तो बाबा ये बड़ा दावा कर रहे हैं योगी और बाबा, हमने उत्तर प्रदेश में ये विकास किया, वो किया। जरा ये तो बता दो आप कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई, दिल्ली की नीति आयोग जो मोदी के मातहत आती है, भारत सरकार की,
उसने ये कहा कि जो आबादी का हिस्सा ग़िज़ा से, न्यूट्रिशन से महरूम है, उत्तर प्रदेश में जो लोग न्यूट्रिशन से महरूम है वो 44.47% है। 44% लोग ग़िज़ायात से महरूम है, न्यूट्रिशन से महरूम है, और कानपुर 41% है। बाबा कौन सा विकास किए आप? ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और फिर जहां पर 6 बच्चे जिनको स्कूल नहीं गए, उसका नंबर उत्तर प्रदेश में 37%। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में गैस का सिलेंडर 14 केजी का 1600-1500 रुपए में बिकता है, मगर बाबा को उसकी फिक्र नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों की में बेरोजगारी का इजाफा हो गया। जो 20 और 24 साल के बच्चे, उनकी बेरोजगारी में इजाफा हो गया। बीजेपी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। और अभी शौकत साहब बता रहे थे कि कानपुर देहात, रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में? अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे। याद रखो, हम वो भी नहीं भूलेंगे कि एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक दंगाई बजरंग दल जो भी थे उसको मार रहे थे। वो बच्ची अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी। यही कानपुर में हुआ था ना। हम याद रखेंगे, वो बच्ची उस बाप की बेटी नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसकी तकलीफ को नहीं भूलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम याद रखेंगे इन चीजों को। और आप अगर समझ रहे हैं कि लक लेके मारेंगे, टीवी पर दुनिया ने देखा कि बाप है, गोद में मासूम सा बच्चा है और पुलिस के थानेदार लट से मार रहे। बाप कह रहा है बच्चे को लगेगी, बच्चे को लगेगी। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है तो थानेदार साहब कह रहे हीरो बनता है, तुझे हीरो बनाऊंगा। अरे तुम आज अपने वर्दी की ताकत पर जिसको डरा रहे हो कि हीरो बनेगा, कल तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला।
तुम जीरो बनोगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लोग उड़ जाते हैं, मौत आएगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे भी आएगी, मगर मैं वादा कर रहा हूं कि अल्लाह जिंदगी की जितनी मोहलत दिया, मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को मजलूमों के इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हक के लिए और जालिमों से पंजा आजमाई करने के लिए उस वक्त को लगाऊंगा जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा। असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में भारत के कोने कोने में जाता रहेगा। अगर आज अतीक जेल में है तो अतीक की जबान में ओवैसी बोलता रहेगा। अगर आज आजम जेल में है तो आजम की तकलीफ को ओवैसी बयान करेगा। इन हमारे भाई लोग जो कमजोर है, मजलूम है, उनको हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है, हिस्सा लेना, हिस्सेदारी की लड़ाई है। याद रखो 19% मुसलमान है, हमारा हिस्सा क्या होगा? जब हिस्सा मिलेगा तब इंसाफ होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि तुम हमको वोट हासिल कर लो और वोट हासिल करने के बाद मुसलमानों को चपरासी से बदतरीन उनसे सलूक करो। अब चपरासी की बात नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात बिल्कुल सही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए मुसलमानों का। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के अगर 15-20 एमएलए कामयाब होंगे, सोचो आप थोड़ी देर के लिए, सोचो थोड़ी देर के लिए, हालात बदलेंगे मेरे भाई। मुत्तहिद रहिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, ये लड़ाई आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।